सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सारी सूरत हाल पर बात करें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नून लीग से निसार चीमा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी हमारे साथ हैं और चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब, एडिटर इन चीफ नज़ीर लगाजी साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगी। नदीम साहब, कुछ सीरियस ले रहे हैं आप इस APC को अंदर से जो बाहर आ रहे हैं? अभी आपने कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि पहले मना किया गया कि नशर नहीं करना, फिर खुद से ऑन कर लिया जब सबने दिखाया। ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आ रहे थे, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, नदीम साहब से रब्ता मेरा मुनक़ता हो गया है। निसार चीमा साहब, कुछ बताइएगा, कुछ अंदर से खबर आपके पास पहुंची है, कुछ आप बताएं, कुछ शेयर करें। क्या सोच रहे हैं वो लोग जो अंदर बैठे हैं? क्या प्लान बनाया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में, क्या होगा? जी निसार साहब। निसार साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, मैं फैसल साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। अभी आपने कमर जमान कायरा साहब के वो जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस नोट किए होंगे, वो बड़े हशाश बशाश थे और काफ़ी वो कुछ बताया नहीं पता उन्होंने कि भाई अंदर डिसाइड हो रहा है, होने तो कुछ लगता है कुछ बड़ा निकल कर आएगा या टाइम फिश ही होने वाला है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं इन सारी जमातों के पास इस वक्त। जो स्टेटस है, जो 2 दिन पहले मुश्तरका हमने इजलास देखा, उसके अंदर हमने देखा कानून साजी कैसे हो गई, उस सिनेरियो के बाद अब ऑप्शंस क्या हैं और 3, 4, 5 महीने पहले अगर करते उस वक्त ऑप्शंस क्या क्या थे। तो बॉल्स तो सारी पानी गुजर चुका है, इस वक्त महदूद ऑप्शंस हैं और इस महदूद ऑप्शंस के अंदर जलसे कर सकते हैं। सारी पार्टीज अपने अपने इलाकों के अंदर लोगों के दरमियान जमा हो जाएं, जलसे करें, छोटे मोटे मुजाहरे करें। इससे बढ़कर कोई और बड़ी चीज़ निकलना मुमकिन नहीं है। इस्तीफों की तरफ ये जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो हो गया तो बाकी 3 साल जो पिटाई होनी है उसको कोई पूछने के लिए भी नहीं आएगा। जो हमने आसिफ ज़रदारी साहब की गुफ्तगू सुनी कि मैं सबसे पहले जेल जाऊंगा तो मौलाना आओगे मिलने के लिए, तो वो इशारा सबसे ज़्यादा सीनियर सियासतदान है, मफाहमत के जादूगर है, उन्होंने कहा कि भाई मौलाना आओगे कि अगर, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि सिनेरियो होगा क्या। तो ये जलसे, रैलियाँ, इसके अलावा कुछ बड़ा निकलना बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा निकलने को। इसलिए वो बार बार घुमा भी रहे थे कायरा साहब के, हम बताते हैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गुस्से का इजहार हो रहा है। गुस्से का इजहार हमने देखा नवाज शरीफ साहब की हशाश बशाश अंदाज गुफ्तगू से। हर पर्चे को उन्होंने बहुत तवज्जो से पढ़ा, वो पॉइंट भी बताया, पढ़ के सारे पॉइंट्स उन्होंने बताया, कौम को बताया। मैं बिल्कुल अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि बीमार बंदा सबसे कम बोलता, लेकिन जो शख्स बीमार था उन्होंने तकरीबन 1.25 घंटा, ये धोखा तो आज दूर हो गया ना कि बीमार कितने हैं वो। चलें, 1.25 घंटा तकरीर उन्होंने की है। अच्छा, मैं इस वक्त नदीम कुरैशी साहब से बात कर लेती हूँ कि नजरें इस वक्त ना इसी APC पर लगी हुई है कि इसमें से निकल कर क्या आता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप लोगों की तैयारी क्या है? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करूँ, आज एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि जो नवाज शरीफ साहब का एलामिया है, जो उनका प्लान है, वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है पूरी कौम के सामने। एक तो कौन बात करती है कि आपके जो मुखातिब हैं, आप जिस इदारे को मुखातिब कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स को गाड़ियां गिफ्ट करने की रीत किस शख्स ने डाली? पाकिस्तान में कौन शख्स था जो उन इदारों के चंद लोगों के साथ सेटलमेंट करके पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहा? दूसरी बात, जब आप अपने जाती मकासद के लिए इतने अहम और हसास इदारों को बेलाइन करते हैं, जुबानी गुफ्तगू करते हैं, गैर हसास अंदाज में ये कोशिश करते हैं कि कौम की तोपों का रुख उनकी तरफ मोड़ा जाए, तो आप एक ही वक्त में ना सिर्फ एक वतन जो आपका रूप है उसके एंटी जा रहे होते हैं, दूसरी सिम्पली आप इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे होते हैं। एक और इसमें बड़ा अहम सवाल उभर कर सामने आता है कि नवाज शरीफ साहब ने पानामा केस के दौरान, जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और उसके बाद उन्होंने जो कैंपेन की, बाद में उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने उस कैंपेन को टेकअप किया, एक स्लोगन उन्होंने दिया, वोट को इज्जत दो। तो आज कौम उनसे सवाल करती है कि आप कौन से वोट को इज्जत देना चाहते हैं? उस वोट को जो आपको कास्ट हो, वो वोट जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने, पाकिस्तान के चारों सूबों ने आपके एंटी दिया, आपकी पॉलिटिक्स के खिलाफ दिया, आपकी करप्शन के खिलाफ दिया, आपके अंदाजे सियासत के खिलाफ दिया,
आपकी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टाइल पॉलिटिक्स के खिलाफ दिया, आप उस वोट को सब देना चाहते हैं। आप सवाल करती है नवाज शरीफ साहब से कि मियां साहब एक इलेक्शन बताएं पाकिस्तान की 35 साल की पिछली हिस्ट्री में जिसमें नवाज शरीफ साहब बजरिया जिलानी यहाँ पाकिस्तान में इक्तदार में आए और फिर उन्होंने 35 साल इस पूरी गेम को अपने हाथ में ऑक्युपाई किए रखा। एक इलेक्शन बताएं जो नवाज शरीफ की पार्टी हारी हो, उसको नवाज शरीफ ने या इनके लोगों ने जायज करार दिया हो, फेयर करार दिया हो और लोगों के वोट को तस्लीम किया हो। एक जमाना में जब बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीत कर आई थी तो इन्होंने उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। मतलब जब भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वोट जाता है उस वोट की इज्जत नहीं है, वोट को इज्जत देना चाहते हैं जो वोट इनकी हमायत में जाता है, जो वोट इनकी हमायत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त में दिया। अच्छा, हम इस वक्त में सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं लगारी साहब आपसे जानना चाहूंगी, आज जितना आप खुल के बड़े मियाँ साहब ने बात की, उन्होंने बाकायदा मतलब फौज का नाम लेकर बोला कि भाई इनको सियासत से दूर रहना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, ये आपके ख्याल में बाहर बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करना और फिर इस तरह से खुलकर बात करना, जो कि उनके छोटे भाई भी दोहरा नहीं रहे उस बात को, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पहली बात ये तो बिल्कुल ठीक है कि फ़ौज को सियासत में कोई काम नहीं है, फ़ौज सियासत के अमल में अमल दखल न करे, जमहूरी अमल जो है वो जमहूरी अमल के तौर पर चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी से जो चीज़ें हों वो तो ठीक हैं, जो आपकी मर्ज़ी के बरअक्स हों वो गलत हैं। फ़ौज को एक कौमी इदारे के तौर पर, एक सिक्योरिटी के इदारे के तौर पर अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए, उनका सियासी अमल में या सियासी किसी भी काम में उनका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और उन्हें बहरहाल ज़ाहिर है हम हर मार्शल की मुखालफत की और हर मार्शल के ख़िलाफ़ हम डट कर खड़े रहे, इसलिए कि मार्शल की हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती है और वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को एब्रोगेट करके आती है, तो उसको कोई नहीं मानता है। अब इस हालत में अब आप ये बताएं कि जनाब आपने खुद मार्शलाओं के दौर में, आप मार्शला के दौर में पैदा हुए और उसके बाद परवान करते रहे हैं और हर जो भी कुव्वत होती थी इस्टेब्लिशमेंट की वो आपके लिए होती थी, सारी सहूलतें आपके लिए होती थी। सन 81 से लेकर 93 तक और फिर सन 96 से लेकर 99 तक और फिर 2013 से लेकर 2018 तक, तो सारा कुछ आपके लिए था और हो सकता है कि कल फिर आपके लिए हो, बहुत सी चीज़ें आपके लिए फिर बन जाएं और हो सकता है आप चौथी मरतबा भी बन जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में कहा भी आपके बगैर गुजारा नहीं होता है। हो सकता है कि पाकिस्तान की रियासती इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे यार चलें फिर एक दफ़ा फिर इनको लेकर आते हैं। इस तरह की गलतियाँ वो इस्टेब्लिशमेंट कई बार कर चुकी है और उसके नतीजे भी देख चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये करने का उसको कोई नहीं होगा, कोई मलाल या कोई दुख नहीं होगा जब ऐसा कर रही होगी। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं। अच्छा, वैसे साहब ये जो सारा मामला ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो सारा ये लोग इकट्ठे हुए हैं, जो एकदम ये लोग मुतहरिक नज़र आए हैं, जो मरियम नवाज़ के खिलाफ 250 कनाल का जो केस राजी का खुला है, उसके बाद ये कुछ एकदम वो कहते हैं ना हलचल मची और बस फिर ये सब इकट्ठे हुए हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये तो बजाय चीज़ें कुछ हौला हाथ होने के ये तो बढ़ती ही जा रही हैं, तो बेहतर ये कि ज़रा कुछ हमें भी आगे होकर फ्रंट फुट पर आना चाहिए, कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है जिसका हमने सुना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स में, जिसमें अब डेवलपमेंट आगे हो गई है कि नैब को मजबूत किया जाए, नई कोर्ट्स बनाई जाएं, 120 नई कोर्ट्स बनने जा रही हैं। वजारत कानून ने ये समरी वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दी और वज़ीर आज़म हाउस से नोट लिख के वजारत ख़जाना के पास चली गई है कि जजेस की सैलरीज, अदालतों के लिए बजट ये मुकर्रर किया जाए। अब ये प्रोसेस 3 मंथ्स के अंदर पूरा होना है, उसके बाद उन अदालतों ने काम कैसे करना है, 3 महीनों के अंदर जो रुकी हुई रेफरेंसेज हैं उनके फैसले करने हैं। अब ये 120 अदालतें जो बन रही हैं ये स्पीडी कोर्ट्स की सूरत में बन रही हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत पाकिस्तान, नैब, ये तीनों इस मामले पर फोकस्ड हैं। और पिछले हफ्ते जो हमने देख लिया है, जो कानून साजी हो गई, उसके बाद सिनेरियो है क्या। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं कि जो 1200 रेफरेंसेस वेटिंग में हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ अदवार हुकूमत के अंदर मुस्लिम लीग नून की जब वो अपोजिशन में थे, उनके वुज़रा, उनके ओहदेदारान के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हुई, वो अब चलेंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ जो करवाई वो चलेंगी। अब ये इसके अंदर अब आप एक अराजी ले लें या 2 अराजी ले लें या आप कोई गाड़ियों का मामला ले लें, आप इसके अंदर कोटे का मामला ले लें, ठेके ले लें, जो करप्शन हुई है, जो मामला हुए, ये रेफरेंसेस 3-3 महीनों के अंदर। अब
स्नैरियो तेजी से आगे दिखना, जिसका शेख रशीद साहब कह रहे थे ना 30 सितंबर के बाद सूरत हाल पता चलेगी, ये वही समरीज हैं जो तेजी से मूव कर रही है। इसलिए पीटीआई भी बहुत इत्मीनान से सिनेरियो खुलने वाला है और अपोजिशन को पता है कि हमारे साथ क्या होना है। आपने सिनेरियो खुलने की बात की है, मैं इससे पहले कि जमील की तरफ जाऊंगा, उसामा की तरफ, निसार साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग बार बार कहते हैं कि जी हमसे इंतकामी कार्रवाई हो रही है, नैब आलाकार बना हुआ है, नैब न्याजी गठजोड़ है। आज तो जब ये खिताब हुआ उसके बाद ही जब मुआविनीन या फिर जो वहाँ पर मुशीर मौजूद थे वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द, उन्होंने जब बात की, कानूनी चाराजोई की इस खिताब को लेकर, तो उन्होंने उनको रोक दिया कि आप रुक जाएं, आप ऐसा कुछ ना करें। तो वो तो बिल्कुल अदालती मामलात चाह रहे हैं कि अदालतों में चलें, वो तो बिल्कुल एक अलग मामला है, वो लोग नहीं सियासत को ला रहे इसमें। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं एक जरूर गुजारिश करूंगा कि इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब को उनके फरमुदात सुनने का मौका मिला है और वो देखें उनके मोहतरम तीन बुनियादी तौर पर मशगलें हैं, 3 काम हैं, 3 अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। एक तो उनका काम जुगतबाजी है, दूसरा ये कि चूंकि उन्होंने हर दौर में अपना लीडर बदलना है, हर हाकिम वक्त उनका लीडर होता है। कभी मियां नवाज शरीफ उनके लीडर थे, फिर जनरल मुशर्रफ उनके लीडर थे, अब इमरान खान उनके लीडर हैं। अब और हर वक्त में हर दौर में अपने नए लीडर के मुखालफिन को गालियां देना उनका दूसरा मसला है। तीसरा मसला उनका जो है वो बेतुकी सियासी पेशीन गोइयां करना। अच्छा। वो गैर संजीदा जुगतबाज है, उनकी बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। वैसे ये है हर काम से दिलचस्पी है, अपनी जिम्मेदारी पर जो जिम्मेदारी उनकी बतौर वजीर रेलवे की है उसके बारे में बिल्कुल वो जो है वो इंडिफरेंट है, ला ताल्लुक है, बेनियाज हैं। यही वजह है कि हुकूमत के दौर में 2 साल दौर में जो नए रिकॉर्ड कायम हो गए हैं उसमें एक ये भी है रेलवे एक्सीडेंट जितने हादसा 2 साल पीरियड में हुए हैं हमारी पूरी तारीख में नहीं हुए, लेकिन इससे उनको कोई गरज नहीं है। अच्छा, असल अभी ये है कि हमारे एक दोस्त फरमान थे कि मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से कि इससे क्या मुल्क बदनाम नहीं होता। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क तो उन लोगों ने बदनाम किया जिन्होंने जाके ईरान में जाकर ये कहा कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। पाकिस्तान को बदनाम उन लोगों ने किया जिन्होंने कहा, मौजूदा वज़ीर आज़म ने ये कहा, आपको याद है कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। किस तरह बदकिस्मती की बात है और ज़्यादा बेहुदा इल्ज़ाम है अपने कौमी इदारों के खिलाफ। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं, मैंने सिर्फ 2 पेश की हैं। बात यह है कि जो शख्स इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, जो इस मुल्क का मौसम है, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्वीर बनाया, जिसने इस मुल्क को एक्टिव आकिब बनाया, जिसने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, जिसने बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई, आपका रवैया उसके साथ शख्स के साथ किस तरह का है? चलिए सर, ये तो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप लोग अपनी मतलब जाहिर सी बात है जो आप लोगों का अपना एक है पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप लोग जहां आपको मौका मिलता है पेश करते हैं, जो आप लोग कर चुके हैं वो आप गिनवाते हैं। मैं यहाँ पर जमील आपसे जानना चाहूँगी कि आज जैसे कि आपने सुना शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई पर काफ़ी बात की, मेरा ख्याल है उन्होंने दबंग अंदाज में ये बोला है कि भी सारे वादे याद दिलाए हैं उन्होंने हुकूमत को कि भी आप लोगों ने ये कहा था, किया कि आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि ब्लाइंड और अनकंडीशनल सपोर्ट जितनी इस हुकूमत को मिली है इससे पहले किसी हुकूमत को नहीं मिली, लेकिन मैं अब फिर कह रहा हूँ कि ये नाकाम है, इन्होंने काम नहीं करना, आप कोई उम्मीद ना रखें इनसे। बात उनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन आज के इस इवेंट से 3 या 4 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल निकलते हैं, उसके ऊपर बात करना बनती है। ये अपोजिशन की ग्रीवेंसेस तो अपनी जगह पर दुरुस्त है और हर अपोजिशन देखिए इस मोमेंटम से या क्या इस एपीसी के बाद बनता है, इससे एक आम बंदे का कोई लेना देना नहीं है, उसकी दिलचस्पी नहीं है। उसका मसला ये है कि भाई आप लोग अगर मिल के खड़े हुए हो तो आप लोगों का एक पॉइंट एजेंडा क्या है। अगर महंगाई पर सब साथ है तो महंगाई की सभी बात करते ना, हर कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा था। अच्छा, ये वो मामलात हैं जो हर अपोजिशन करती है और इसके ऊपर बात जारी रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आज के इवेंट से, क्या नवाज शरीफ साहब ने ये तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एपीसी ये जो आज हुई है ये हुकूमत गिराने के लिए हुई है या अपने बयानिए के दोहरावे के लिए हुई है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उससे अगला मोर इंपॉर्टेंटली जो मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आज जंजीरें टूटी तो मीडिया ने दिखा दिया, मरियम नवाज शरीफ की जंजीरें टूटने के बयान के ऊपर सवाल ये बनता है कि इन जंजीरों के टूटने का फायदा किसे है और नुकसान किसे है? जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की है ऑनलाइन, उससे ये साफ जाहिर था, इतना खतरनाक किस्म का बयानिया उन्होंने अपनाया है और हेड ऑन, जिस तरह अमीर अब्बास कह रहे थे, लिया उन्होंने। वो बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि उन्होंने हेड ऑन लिया, लेकिन
ये तय हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले 2-3 साल तक पाकिस्तान वापस आने वाले नहीं हैं। ये डिसाइडेड है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी हार्ड लाइन ली है। हार्ड लाइनर वही होता है। बाकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे, यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग थे, उन्होंने इंतहाई सॉफ्ट लहजे में बात की है। बिलावल भुट्टो को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें। हुकूमत गिराने के लिए अगर APC का इनेकाद किया गया होता तो वो बात की जाती जो बात करनी चाहिए थी। यानी आपने इस्तीफे देने, एलामिया में आ जाएगा कुछ देर बाद, वही होगा कि जलसे जुलूस करने हैं। ये हुकूमत गिराने से ज्यादा उस बयानिए की तकलीद थी जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब ने आज से तकरीबन 3 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया था, मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया। और ये बयानिया कि इस मुल्क के अंदर और कोई नहीं है, एक तीसरी कुव्वत है जो सारे काम करा रही है। उन्होंने कहा हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला उस कुव्वत से है जो इमरान खान को लाए। यानी उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान तो इस काबिल ही नहीं है, या PTI इस काबिल नहीं कि जिसको हम अपना मद्दे मुकाबिल समझें। तो ये वो तमाम पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। अब इंतहाई अहम बात, ये मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा, APC के बाद क्या होगा। यानी APC तो हो गई, और इस APC का जो मुहर्रिक है या इसमें जो तहरीक पैदा की है वो खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े बड़े लीडर्स हैं। यानी शहबाज गिल साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, फयाजुल हसन चौहान साहब हो गए। वो बड़ी बड़ी शख्सियात जो रोजाना आके ये कह रही थी कि नून में से शीन निकल रही है, वो आकर कह रही थी कि जनाब इनकी लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान डिवाइड है। आखिर एक कॉस्मेटिक APC की जरूरत थी और वो हो गई। अब इसके बाद क्या होगा आप देख लीजिएगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, जलसे होने हैं, जुलूस होने हैं। ये हुकूमत ऐवान से चलेंगे, आप खबर दे रहे हैं अपने आप को ये अपोजिशन निकाल नहीं सकती। थोड़ी देर बाद जब एलामिया आएगा तो देख लेंगे आपकी खबर किस हद तक सच साबित होती है, क्या वाकई जलसे जुलूसों तक ही महदूद रहते हैं या फिर कुछ बड़ी चीज़ निकल कर आती है। मैं यहाँ पर उसामा अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये जो APC हो गई है, जाहिर सी बात है कहा जा रहा था कि भाई नहीं होगी, जो होगा टाएं टाएं फिश होगा, कुछ नहीं निकलने का, जैसे जमील ने भी कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो अब आप इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आपको क्या लगता है कुछ ऐसा ही होगा। और दूसरा, अगर बड़े मियाँ साहब नहीं आते, जैसा कि जमील ने भी कहा कि वो नहीं आने वाले, तो फिर क्योंकि हम तो पहले से सुनते आ रहे हैं कि इंटरपोल के जरिए साकडार को लाएंगे, इंटरपोल के जरिए सलमान शहबाज को लाया जाएगा, हुसैन को लाया जाएगा, हसन को लाया जाएगा, किसी को नहीं लाया गया। बरतानिया की हुकूमत के साथ मुआहदा हो गया है, अब तो उनकी सपोर्ट मिल गई है, अब तो मुआवनत के साथ ये वापस आएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। बरतानिया से तो नहीं आने वाले मियां नवाज शरीफ साहब, ये तो चीज़ बड़ी वाज़ेह है। और वहाँ से उन्होंने सारा कुछ एश्योरेंस लेकर, हर तरह से ये चीज़ देखकर फिर उन्होंने इस तरह की तकरीर की है, इदारों के खिलाफ बोले हैं। जिस तरह कहा गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, आज वो उन्हीं दिफाई इदारों के खिलाफ बात कर रहे थे। और वो खुद कह रहे हैं, मरियम नवाज साहब भी कह रही हैं कि इमरान खान तो हमारा टारगेट ही नहीं है, इमरान खान नहीं है हमारा टारगेट, जो लाए हैं तो सब जानते हैं उनका मतलब कि इशारा किसकी तरफ है। वो फिर से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये बात वो वजारत उज़्मा से जैसे ही उनको निकाला गया था, उसके बाद फिर जब कहते थे मुझे क्यों निकाला, उस वक्त भी उनका यही बयानिया था। इसी तरह से माजी में भी उनका, मुशर्रफ दौर में भी ये बयानिया रहा है। तो जब भी उनके पास इक़्तिदार नहीं होता तो उनका बयानिया इसी तरह का बन जाता है, ना माजी में उससे कुछ हासिल कर सके, ना अब वो हासिल कर सकेंगे। APC में ये ज़रूर है कि अपोजिशन की जमातें फिर इकट्ठी नज़र आई हैं, इसकी एक अपनी वैल्यू है, अपना प्रेशर होता है, लेकिन इसका मकसद क्या है। अगर हुकूमत गिराना है तो इससे हुकूमत नहीं करने वाली। अगर इनकी नीयत हुकूमत गिराने की होती तो और इनको लगता कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान का साथ धरने में देने की कुछ तो कोशिश करते। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि अब जरूरत पड़ गई है जी हुकूमत गिराने की। हुकूमत के 2-3 बड़े चैलेंज 2020 में आए हैं। एक तो ये कोरोना का आया, उससे मईशत की तबाही का खतरा था, और ये हम देखें चूंकि आपको जाना है तो मैंने आपसे एक वक्त में 2 सवाल किए। एक तो आपको क्या लगता है कि निकलने क्या वाला है, क्या जलसे जुलूस ही होंगे और कुछ नहीं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि मियां साहब को लाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो क्या वो सूदमंद साबित होगा। ये सड़कों पर जल्द से जुलूस तक निकलने की ज़रूर इनकी मेरा ख्याल स्ट्रेटेजी होगी, वरना तो देखिए ये APC का कोई फ़ायदा नहीं। इनके अपने लोग प्रेशर में आ जाएंगे। बिलावल भी इशारे दे रहे हैं, मरियम भी इस तरह करेंगी, कोई उनकी गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा इम्कान है मरियम की, तो उससे पहले वो कोई ना कोई शो लगाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब के वापस लाने की पूरी कोशिश ज़रूर होगी, जिस तरह वारंट गिरफ्तारी जनाब उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, लेकिन बरतानिया की हुकूमत को साथ मिले बगैर नहीं हो सकता, और वो वहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, वरना पहले ही लोग आ जाते। तो मेरा नहीं ख्याल मियां साहब। चलें, बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा फैसल, मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे ये बताएं, आप तो बरतानिया जाते रहते हैं, लंदन आपका जाना होता रहता है। अभी जैसे ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, आपको पता होगा उसके बाद जनाब वहाँ से वो सफ़ीर आ रहे हैं और जनाब आपस में बातें हो रही हैं कि जनाब अब एक मुआहदा हो गया है,
जो मुजरिम होंगे, जो मुलजिम होंगे, जो वहाँ भागेंगे, उनको वापस लाया जाएगा, इंटरपोल हम उसके ज़रिए सबको वापस आएंगे। आज तक कोई नहीं आया। तो अगर आगे, जैसे कि अभी आपने सुना है कि बड़े मियाँ साहब को सबने देख लिया और अब लाएंगे वापस, यही कहा जा रहा है ना कि अब अदालतें भी देख रही होंगी, सबने देख लिया है, अगर उनको वापस लाने की बात होती है तो वो किस तरह आएंगे? पहले तक तो कोई नहीं आया। देखिए, ये चीज़ तो तय है। आज जो उन्होंने बयानिया अपना पब्लिक के सामने पाकिस्तानियों तक पहुंचाया है और जिस तरह ललकारा है इस्टेब्लिशमेंट को, वो तो तय है कि वो वापस नहीं आ रहे। यानी कि उन्होंने तय कर लिया कि मैं वापस नहीं आ रहा। वैसे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब हमारे पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने उनके पास टूल्स हैं इनको वापस लाने के, तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास इतनी ताकत या इतने रिसोर्सेज या ऐसे कवानीन या ऐसे तजावीज़ या ऐसे वो हैं, इदारे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए। मैंने जो बरतानिया का जिक्र किया वो इसलिए किया कि शायद आपको ये मालूम हो कि वहाँ की जो इंतजामिया है या मैनेजमेंट है, कोई ऐसा मुआहदा है? नहीं, मुआहदा तो कोई नहीं है ना, तभी तो बार बार कहते हैं मुआहदा नहीं है। मुआहदा बनाने के लिए कोशिश भी जो कर रहे हैं। फैसला एक मुआहदा है, अकबर साहब ने बताया था, स्टोलन एसेट रिकवरी का एक मुआहदा है यूनाइटेड नेशंस। नहीं, वो भी रिसेंट हुआ है जी, वो भी रिसेंट हुआ है और उसको आप एग्जीक्यूट करते करते, उसको साबित करते करते दिहाइयां गुजार देंगे, ये माहौल गुजर जाएगा। रिसेंट ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान अलग है, लेकिन 2013 में यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये कुछ ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि अगर कोई कहीं से काला धन लूट कर आता है तो दूसरा मुल्क उस शख्सियत को वापस करने का रवादार होगा। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद यूनाइटेड नेशंस कितना कराता रहा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री किस तरह से उस पर अमल दरामद करवाता है, ये उससे बड़ा क्वेश्चन। देखिए, आज जो नवाज शरीफ साहब जिस तरह से आज बोले हैं, उसके बाद कहीं पर भी ये जवाज रखना, ये उम्मीद रखना कि आप उन्हें ले आएंगे, बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और आने वाले दिनों में क्या नवाज शरीफ साहब इसी तरह वीडियो लीक के ऊपर खिताबात करते रहेंगे और हुकूमत नहीं रोकेगी? अब आप इस जानिब देखें, क्योंकि इससे पहले जो खिताबात हम सुनते रहे लंदन की सरजमीन से, यहाँ कराची में बहुत खिताबात हुए हैं और इसी तरह के खिताबात हुए हैं, फौज को ललकारने के खिताबात हुए हैं, मुसलसल होते रहे, फिर पाबंदियां लगी। तो क्या आइंदा हुकूमत इस तरह के नवाज शरीफ साहब के खिताबात को रोकेगी? ये नहीं रोक पाएगी। जो जलसे जलूसों की अब बात कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब उन जलसे जलूसों से वीडियो लिंक पर खिताब फरमाएंगे? और अगर खिताब फरमाएंगे तो हुकूमत होने देगी? उसी तरह से फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसी तरह की कंटेंट एयर होने देगी? ये बहुत बड़ा एक मामला है। ये जो सवाल उठाया अभी फैसल साहब ने कि भाई क्या इस तरह के खिताबात होते रहेंगे, क्या हुकूमत होने देगी, आपको क्या नजर आ रहा है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो कल की ट्विटर अकाउंट भी बन गया कि वोट को इज्जत दो, पहला ट्वीट भी हो गया है, क्या वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं? जो एक कहा जा रहा था, शेख साहब भी कहते थे कि सियासत खत्म हो गई है, जरदारी की भी और नवाज शरीफ की भी, तो ये अब बताया जा रहा है कि नहीं, अब पेस सेट करने के लिए अकाउंट भी बन गए हैं, भाई हम अब रेडी हैं, हम खिताब भी करेंगे, हम एक्टिव हैं। तो शेख साहब सितारों का हाल भी जानते हैं, सितारों की चाल भी जानते हैं। मुझे सितारों की हाल और चाल का मालूम नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ को चुप का रोज़ा रखने की बड़ी आदत है और उनने ये बहुत मर्तबा रखा है। मैं एक दफ़ा जब जिद्दा के पैलेस में उनसे मिलने के लिए गया था तो 5 घंटे हम वहाँ पर रहे थे, तो आखिरी घंटे में फिर वो बोलने पर आमादा हुए थे और फिर छप भी गया था वो, लेकिन 4 घंटे मुझे उनको बोलने पर आमादा करने में लगे थे। लेकिन ये कि ये इस तरह की देखें खामोशी, मोहतरमा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मरीम नवाज़ भी बड़ा बड़ा चुप का रोज़ा रख लेती हैं, 6-6 महीने तक खामोश हो जाती हैं। इस तरह की खामोशी मियाँ नवाज शरीफ कई साल तक रख सकते हैं। पहले भी इस तरह के खामोश रहे हैं और उन्हें कोई बात नहीं की, कभी भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात करते। आप उनसे जाकर पूछें कि मुल्क का हाल कैसा है, तो आपसे पूछते हैं कि जी अच्छा मुल्क का हाल कैसा है, तो आप बताते हैं जी बहुत ख़राब है, लोग महंगाई है चीख रहे हैं और परेशान हैं, लोगों को महंगाई ने मार दिया है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। अब आप बताएं कि मुल्क का हाल कैसा है, तो कहते हैं मैं भी यही सुनता रहता हूँ जो आप कह रहे हैं। तो ये होता है उनका तज्जिया और उनकी बात होती है। नहीं, ये खिताबात का सिलसिला जारी नहीं रहेगा। मियाँ नवाज शरीफ इस तरह के खिताबात नहीं करेंगे और उन्होंने जो कुछ किया है उतने ही स्पेस के लिए, जितना स्पेस मौजूद था उतने स्पेस के लिए किया है और इससे ज़्यादा स्पेस उनके लिए नहीं होगा।
जब कोई स्पेस बन रहा होगा तो वह दूसरी सूरत हाल होगी। मैंने तो ये कहा है, आप अभी भी ऑन द रिकॉर्ड हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की गलतियाँ करती रहती है और एक बार नहीं कई बार किया है, उन्होंने तजर्बात किए हैं। 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब को लाए हैं और 4थी मरतबा भी ला सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, अजूबे की बात या हैरत की बात नहीं होगी, यही इस्टेब्लिशमेंट लाएगी। और उससे पहले जो मियाँ नवाज शरीफ ने बातें की थी वो ये बातें जो आज हुई हैं वो बहुत ही कम है, उससे पहले तो बहुत बड़ी बातें हुई थी और यहाँ तक हुआ था कि जनाब कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर कबूल नहीं करेंगे, तो इस तरह की बातें भी होती थी। चलिए निसार चीमा साहब, अगर आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि सब पहले तो कहा जा रहा था कि भी नवाज शरीफ साहब का खिताब नशर नहीं किया जाएगा, फिर वो नशर हो भी गया, सबने देख भी लिया। अब ये बातें हो रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बज़ाहिर वो हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। क्या इस खिताब से पहले किसी लीगल टीम से उनकी मुशावरत हुई है कि अगर मैं खिताब करता हूँ और वो नशर होता है और लोग इस तरह की बातें फिर करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या मुझे मेरा केस कमज़ोर पड़ सकता है या मुझे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? कुछ डिस्कशन हुआ है या फिर बस ऐसे ही खिताब हो गया है? देखिए गुजारिश ये है कि उन्हें अपनी बीमारी से ज़्यादा, अपनी सेहत से ज़्यादा, अपने मुकदमात से ज़्यादा, अपने इस तरह के ज़ाती मफादात से ज़्यादा जो है वो कौम और मुल्क का मफाद अजीज है। उन्होंने आज कौमी अमराज की तशरीफ भी की है। लेकिन निसार साहब, अवाम की बात तो उन्होंने एक बार भी नहीं की, ना महंगाई का जिक्र किया, ना ये बोला कि महंगाई का जिक्र किया है। हाँ, उन्हें मालूम है कितनी महंगाई हो गई है, चीनी कितने की थी, अब कितने की है। मैं तो हैरान था। हाँ नहीं, नवाज शरीफ ने हैरान कर दिया। आटा कितना है उनको पता था। मुझे इजाजत दें, जी जी जी, जब ये हमारे सारे काबिल दोस्त बोलते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं सर आप बोलिए सर। गुजारिश ये है, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को जो अपने ज़ाती मफादात, अपने केसेस, अपने सारे अपनी बीमारी से ज़्यादा जो है मुल्क और कौम का मफाद अजीज है और इसी वजह से आज भी उन्होंने कौमी अमराज जो है अपनी ज़ाती मर्ज को भूल कर कौमी अमराज जो है उनकी तशखीस की है और उसका तजवीज़ किया है। और दूसरी बात जो है वो ये है, देखें गुजारिश ये है कि आप खिलाफ करें, लेकिन ये है कि ये देखें, आप किसी राज चलते आदमी से पूछ लें, राज चलते किसी आदमी से पूछ लें कि इंतखाबात में क्या हुआ। और दूसरी बात यह है कि किसी आदमी से आप पूछ लें, कॉमन मैन से पूछ लें, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम से पूछें कि इस वक्त जो PTI की हुकूमत मुसलत है, क्या उसकी शक्ल कज़ाब किसी नहीं है? क्या उससे निजात हासिल करना जो है पूरी कौम जो है उसका सबसे बड़ा मकसद इस वक्त नहीं है? क्या पूरी कौम इस वक्त जोरियाँ उठा कर इस हुकूमत से निजात के लिए दुआएं नहीं कर रही है? बात यह है, और पूरी कौम अपोजिशन की तरफ देख रही है, इस APC के कुछ रही है कि कोई ऐसा लाइका हो, कोई ऐसी हिकमत अमली हो, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि से निजात हमें मिले। और मुझे उम्मीद है, जैसे ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन होती है, मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर भी होती है और पार्टियों के दरमियान भी होती है, लेकिन यह है कि जो जहाँ तक टारगेट का ताल्लुक है कि इससे निजात हासिल करना जो है वो इस वक्त मुल्क और कौम के मफाद में है, इस अदाब से PTI की हुकूमत से वो जो है वो इसके बारे में पूरी कौम यकसू है और पूरी अपोजिशन यकसू है। अल्लाह करे कि कोई मुश्तरका लाहेमल अब तैयार करने में कामयाब। ठीक है, चलें देखते हैं कि मुश्तरका लाहेमल तैयार हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या निकलता है। अच्छा, मैं चाहूँगी इस पर जमील थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, जो छोटे मियाँ साहब के साथ हुई है, जिस पर आपने सुना है फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी बोला है कि भाई वो तो धड़क तख्ता हो गया है, तो अब उनकी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी या वो अब आगे आने वाले दिनों में क्या करते दिखाई देंगे? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब एवरीवन नोज के वो ब्लू आइड हैं, सबको पता है, और ये आज से नहीं है, एक अरसे से हैं, और ख़ुद अपने मुंह से मान चुके हैं कि उनको कई मरतबा प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हुई। वो अपने लिए ग्राउंड्स बनाते हैं, इवन पार्टी के लिए भी ग्राउंड्स बनाते हैं, किसी तरह सिचुएशन ठीक हो जाए, मामलात रिजॉल्व हो जाए। लेकिन आज जो इवेंट हुआ है, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऑनलाइन ख़िताब किया है, उसके बाद फिर मरियम बीबी ने आकर जिस तरह जंजीरें टूटने की बात की है, तो इन जंजीरों के टूटने का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। और जंजीरों के टूटने का सबसे बड़ा फ़ायदा या इस सिचुएशन का जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है, वो आप और हम तो शायद समझ रहे होंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या APC के अरकान होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि ये खिताब अगर जा रहा था तो इसको जाने दिया है। गुज़िश्ता रोज़ हम खुद तनकीद कर रहे थे कि नहीं रोकना चाहिए, रोकने की ज़रूरत नहीं बनती है, ये पावर शो ही है, सिर्फ पावर शो है APC का, इससे निकलना कुछ नहीं है। एक पावर शो था, दिखाना था कि हम मुत्तहद हैं,
हम एक हैं, हम हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम किसी वक्त भी स्ट्रीट्स पॉलिटिक्स कर सकते हैं, करें ना करें अलग मैटर है। लेकिन एक पार शो था, वो पार शो दिखाने से क्या हो जाना है? जब तमाम गोलियां खुद प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है या उनकी टीम के हाथ में है, जब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट से या सेनेट से कोई बिल पास होना होता है तो खुद अपोजिशन के 30-30, 32-32 लोग गायब हो जाते हैं। यानी बिल पास कराने में अपोजिशन अपने लोगों को मुत्तहद नहीं कर पाती तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में कर लेगी। मतलब ये आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। जब तमाम रास्ते वजीर आजम पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर गवर्नमेंट खाली हैं, खुले हैं, मैदान ओपन है, तो इस तरह की पार शो दिखाने से पीटीआई को क्या नुकसान है? नहीं होना चाहिए था। इस तरह की एजिटेटिव पॉलिटिक्स करने से इज्तनाब करना चाहिए था और खुल के खेलने देते। अब इसमें क्या हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करने के बाद बज़ाहिर हशाश बशाश नजर आने के बाद खुद पब्लिक के सामने एक्सपोज हुए हैं, उस आम आदमी के सामने जो हमदर्दी लेकर बैठा था कि मियां साहब तो हैं बीमार और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। उन्होंने खुलकर तकरीर की, जो बयानिया रखना था रख दिया, लेकिन चेहरे ने उनके बता दिया कि वो 40-45 मिनट या 1 घंटे की तकरीर कर सकते हैं, वो सेहतमंद हैं, बज़ाहिर हैं, चाहे अंदर से ना हो। लेकिन पब्लिक के अंदर जो एक खास उनके लिए सिंपैथी या एम्पैथी का मादा था वो जरा कम हुआ है। अब लोग ये कहना शुरू हो गए कि यार अगर सेहतमंद है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, अदालत को फेस क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे मैं फैसल साहब आपकी तरफ आऊंगी ना, लाइटर नोट, कुछ लोग होते हैं वो अपने एक्सप्रेशंस छुपा लेते हैं, लेकिन छोटे मियां साहब के साथ जब होती है तो वो नजर आ जाता है उनके चेहरे पे, वो नजर आ रही थी। वही बात फयाज साहब ने बोली कि भाई आप उनका चेहरा तो देखती, उनका छोटा सा मुंह हो गया था जैसे बड़े मियां साहब जैसे गन पॉइंट पे बिठाया हुआ किसी ने बॉम्ब उन्हें मार दिया और बिल्कुल ऐसे वो बैठे हुए थे। तो ये अब छोटे मियां साहब की सियासत, अब इसका क्या, फिर से ग्राउंड बनाएंगे, फिर से वही मेहनत होगी, फिर से वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए, चौहान साहब भी तो एक मज़ेदार शख्सियत है ना, उनके जुमले भी, उनके अपने तासुरात भी, उनका जो एक परसेप्शन वो क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से वो कभी इज्जत भी उन्हें मिली है, बाज़ दफ़ा उनको हटाया भी किया है इसी वजह से। लेकिन आज मेरा ख्याल है उनकी वाह हो रही होगी इस वाले पॉइंट्स के ऊपर, वाह हो रही। असल में ये हम पूरे सिनेरियो को देख लें, एपीसी को जो इसका सिनेरियो बना है, मुझे इमरान खान को, इस हुकूमत को क्रेडिट के साथ साथ एक और साहब को भी क्रेडिट मिलता नजर आ रहा है। अच्छा, किसको? देखिए, अपोजिशन को इससे क्या हासिल होगा? शहबाज शरीफ साहब के आप बात कर रही हैं, चौहान साहब ने जो बात की, शहबाज शरीफ साहब ने जो एक्सप्रेशन वाइज और जो बातें करते रहे और पर्चे किस तरह से आगे पीछे करते रहे सारे सिनेरियो के बाद, मुझे जो क्रेडिट नजर आता है, जो बुर्दबारी और जो जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया और जिस तरह से इसको लेके चला है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल ने अपने आप को, देखिए हम सोचते थे कि सारी पार्टीज को लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना, बात करना, एक सिस्टम से लेके चलना और हमने एक मौक़िफ़ देना। बेशक वो मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शायद इस वक्त साबित ना हो, जलसे जुलूस और मुजाहरों के अलावा कुछ ना मिले, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ बिलावल की निखर कर सामने आई हैं, बहुत खुलकर सामने आई हैं। जिस तरह बिलावल इसको लेकर चले हैं, जिस तरह से लीड कर रहे हैं, ये क्रेडिट तो उनसे कोई ले नहीं सकता और इनके बराबर इस वक्त आपको कोई नजर नहीं आ रहा पूरे फ्रेम के अंदर, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा कि बिलावल जिस तरह से चीजों को लेकर चलना, मजबूत करना। एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट बिलावल की बॉडी लैंग्वेज से और उनके गुफ्तगू के अंदाज से देखने को मिली है कि जितना गुस्से में मियां नवाज शरीफ साहब थे और उतना ही गुस्से में जरदारी साहब थे, उतना ही सॉफ्टली तमाम एक्सप्रेशंस रखे हैं अपने बिलावल भुट्टो ने। तो ये साफ नजर आ रहा था कि वो गॉन डेज की पॉलिटिक्स है जो सीनियर्स कर रहे हैं और जो यंगस्टर्स हैं, यूथ बैठी है, उन्होंने अपने तरीके से किया है। हमें कुछ चीज़ों को इस अंदाज से भी देखना चाहिए। जाहिर है फ्यूचर पॉलिटिशियंस हैं, इन्हीं में से कोई आगे आएगा। लगारी साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पर। वैसे उन्होंने लाइटर नोट में ये भी कहा था, वैसे मैं आपको बताऊं कि खाना खा लेते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर पेट खाली होंगे तो नतीजा कुछ और ही निकल आए इस एपीसी का। तो लगारी साहब, आप किस तरह का मुस्तकबिल देख रहे हैं, सियासी मुस्तकबिल बिलावल का? और आज जिससे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मेज़बानी की इस पूरी एपीसी की, सबको कॉल, उनकी मौलाना साहब से कॉल पे बात हुई, फिर बड़े मियां साहब को अलाइन करना कि भी सब मिलके बैठे। एक तो ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि शीन और होगा और नून और होगा, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं दोनों को एक हद तक मैं कह सकता हूँ, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों से मेरी एक से ज़्यादा मुलाकातें हैं, मैं बहुत तवील उनसे मुलाकातें कर चुका हूँ। मुझे इस बात का इल्म है ये हो ही नहीं सकता है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से हट कर कोई ग्रुप बने, ये मुमकिन नहीं है। और दोनों भाइयों की ज़िंदगी में अल्लाह उन्हें सलामत रखे, दोनों को, उनके होते हुए ये हो नहीं सकता है कि ये दो पार्टियां बन जाएं। ये खामखा के, वैसे इतना अर्सा तो शेख साहब भी उनके साथ ही रहे हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि नहीं वो ख्वाब अस्तो, ख्याल अस्तो, मुहाल अस्तो जनू, ये कुछ नहीं है, ये खामखा की बातें हैं।
और दूसरा ये है कि बिलावल उभरते हुए एक देखें, लोग कहते हैं कि जी वो विरासत पर आकर बैठे हैं। ये विरासत ऐसी है जिसको उठा कोई नहीं सकता है, इतनी खतरनाक विरासत है। फांसी की विरासत, गोली की विरासत, धमाके में मर जाने की विरासत, और जनाब इस तरह से जो है राह चलते हुए पुलिस के हाथों मारे जाने की विरासत, पैर में पड़े हुए किसी तरह से मार दिए जाने की विरासत, ये सारा कुछ है। उस विरासत के पास बैठे हैं, उनको पता है, उनने दुख उठाए हैं, उन्हें सदमे उठाए हैं, उन्हें खानदान ने देखा है, उनको से बिल्कुल, उन्होंने खुद भी कहा है कि अब खानदान ने और मेरी पार्टी, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी ने, मेरे खानदान ने बड़ी कुर्बानियां दी और खून का हिसाब लेने का वक्त आ गया। गाजी साहब माजरत के साथ थोड़ा सा मुझे मौका दें, राना सनाउल्लाह मीडिया टॉक कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।